हेलो दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आया हूं कि भाई जीएसटी क्या होता है। जीएसटी से संबंधित सारी जानकारी इसमें हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। मैं आपको ए टू जेड सारी डिटेल बताऊंगा कि जीएसटी क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए इसको अप्लाई किया गया, ठीक है, इसका क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और ये कैसे हमारे कस्टमर्स या जो डीलर्स होते हैं उनको कैसे बेनिफिट देता है, किन किन टैक्सों को मिला के जीएसटी बनाया गया है। तो सारी संपूर्ण जानकारी मैं आपको जीएसटी से रिलेटेड इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि भाई जीएसटी क्या होता है, व्हाट इज़ जीएसटी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। हिंदी में मतलब माल एवं सेवा कर, यानी कि वो टैक्स जो वस्तुओं पे और सेवाओं पे हमें क्या करना होता है, गवर्नमेंट को देना होता है। मतलब अगर हम किसी सप्लायर से, किसी क्रेडिटर से, डीलर से माल खरीदते हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, सामने वाले पार्टी को टैक्स के रूप में पैसा देना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर हम कोई माल खरीद रहे हैं या कोई सर्विस खरीद रहे हैं तो उसके इस्तेमाल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना पड़ता है। और ये जो जुलाई टैक्स था, जीएसटी था, वो जुलाई 2017 में क्या हुआ था, ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। तो जुलाई 2017 से पहले क्या थे, इंडिया में बहुत सारे टैक्स लगते थे जो कुछ इस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटर टैक्स। एंटर टैक्स मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आपको एंटर करना है, माल को एंट्री दिलवानी है तो एंटर टैक्स भी देना पड़ता था। सर्विस टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है ना, सेस, है ना, बहुत सारे टैक्स लगते थे उससे पहले। अब इन सबको हटा के क्या कर दिया उन्होंने, सिर्फ एक टैक्स रख दिया, वो भी जीएसटी, ठीक है ना। तो ये कब लागू हुआ था पूरे भारतवर्ष में, 1 जुलाई 2017 में, ठीक है ना। तो ये विभिन्न राज्यों में, चाहे वो राज्य हैं चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब में लागू कर दिया गया था, ठीक है। अब कह रहे हैं कि भाई जो पहले के जो टैक्स सिस्टम थे उसमें क्या खामियां थी। तो देखो क्या था कि भाई 1 जुलाई 2017 से पहले देश और राज्यों में से कई अलग अलग तरह के टैक्स सिस्टम लागू थे। मतलब अलग अलग राज्यों में देश के अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते थे। जैसे प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन टैक्स लगता था, सेल्स के लिए सेल्स टैक्स लगता था, ठीक है ना। अलग अलग स्टेजों पे जाके वो क्या होते थे, अलग अलग प्रकार के टैक्स हमें देने पड़ते थे। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए फैक्ट्री से जैसे ही माल निकलता था तो सबसे पहले उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। मान लो किसी फैक्ट्री से माल निकला, ठीक है ना, वो माल तैयार हो गया, तैयार होने के बाद अगर वो माल फैक्ट्री से जैसे ही बाहर निकलता है तो निकलती है उस पर एक्साइज ड्यूटी लग जाता था, ठीक है। और कई सामानों पर उसको अतिरिक्त शुल्क यानी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी देना पड़ता था। यानी बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती थी जिसमें हमें एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी देना पड़ता था, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि माल अगर एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जाता था तो वहाँ पे माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में एंट्री दिलवाने के लिए एंट्री टैक्स भी देना पड़ता था, जिसकी वजह से क्या होता था ना, जगह जगह पर चुंगी का सिस्टम भी होने लग गया था, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि माल बेचते समय सेल्स टैक्स लगता था, वेट चुकाना पड़ता था, और कई राज्यों में परचेज टैक्स भी लगता था कि आप माल खरीद रहे हो तो परचेज टैक्स भी दो, सेल करोगे तो सेल्स टैक्स आपको देना ही देना है, माल खरीद रहे हो तो आपको परचेज टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर भोग विलास वाली चीज़ें होती है, जैसे लग्जरी आइटम वगैरह होते हैं, उन पे लग्जरी टैक्स लगता था, ठीक है ना। और वह सामान अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट आदि में उपलब्ध किया जा रहा हो तो सर्विस टैक्स लगता था। इस प्रकार फैक्ट्री से लेकर उपभोक्ता या कंज्यूमर खातों में पहुंचने तक वो जो सामान था, वो जो सेवाएं थी, वो क्या होती थी, उसको काफ़ी ड्यूटी एंड टैक्सेस से गुजरना पड़ता था, जिसकी वजह से वो जो वस्तु थी वो क्या होती थी, काफ़ी कॉस्टली हो जाती थी। यानी कि अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचे वो जो वस्तु थी वो कई टैक्स से गुजरती थी और वो क्या होती थी, काफ़ी महंगी हो जाती थी, ठीक है ना। फिर ये नेक्स्ट कह रहा है कि जीएसटी में कारोबारियों को टैक्सेस के इस मकड़ जाल से बचाने की कोशिश की गई। सभी तरह के कारोबार पर एक ही तरीके का टैक्स जिसे जीएसटी कहते हैं वो लागू कर दिया गया, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना होता है, जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। अगर कोई कारोबारी है, वो कारोबार कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ता है, जीएसटी नंबर लेना पड़ता है,
ठीक है, तो ये हो गया कि भाई हमारा जीएसटी क्या होता है, क्यों होता है, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाए कि भाई जीएसटी लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, वो भी देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में टैक्स संबंधी जो पुराने नियम थे उनमें वस्तुओं के उत्पादन यानी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, जबकि वस्तुओं की बिक्री यानी कि सेल्स पर टैक्स लगाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट में था। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो या प्रोडक्शन का काम करते हो तो उस पर टैक्स लगाने का यानी कि कोई भी सर्विस भी भले ही क्यों ना हो उस पर टैक्स लगाने का अधिकार किसका था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था। ठीक है, बट अगर आप कोई माल वगैरह बेचते हो, सेल करते हो, ठीक है ना, तो सेल करने पर जो भी टैक्स वसूला जाता था वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी, टैक्स वसूलती थी। ठीक है ना। तो केंद्र और राज्यों ने अपने अपने हिसाब से क्या कर रखे थे, टैक्स बना रखे थे कि भाई ये टैक्स कैटेगरी है, तो अगर केंद्र के सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लेती थी, स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लेती थी। ठीक है ना। हर स्टेट का अलग अलग टैक्स होता था, टैक्स कैटेगरी होती थी, टैक्स रेट होता था। कोई किसी पे कोई टैक्स लग रहा है, किसी का टैक्स कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं था कि ऑल ओवर इंडिया में एक ही प्रकार का टैक्स चल रहा हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग टैक्स चल रहा था। ठीक है ना। तो अब क्या, इसी चक्कर में एक सामान कहीं कहीं टैक्स लाद दिए जाते थे। मतलब इसी चक्कर में क्या होता था ना कि भाई कस्टमर्स पे, कंज्यूमर्स पे क्या होता था, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे टैक्स जो थे वो लाद दिए जाते थे। ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि कभी कभी तो टैक्स के ऊपर टैक्स भी लग जाता था। मतलब कि ऐसा होता था कि टैक्स के ऊपर टैक्स भी लाद दिया जाता था कस्टमर के ऊपर, डबल टैक्स उसको देना पड़ता था। ठीक है ना। फिर जो छोटे व्यापारी या जो कंपनीज होती थी उनके लिए क्या था, इन नियमों और कानून से निपटना बड़ा मुश्किल हो गया था। यानी कि जो छोटे व्यापारी होते थे, छोटी छोटी कंपनियां वगैरह होती थी, उनके लिए क्या होता था, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था काम, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लग गया था। क्योंकि इतना सारा टैक्स अगर वो देंगे तो उनके पास बचेगा कि उनका मार्जिन कितना रह जाएगा। ठीक है ना। तो इन विसंगतियों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, जीएसटी लागू किया कि भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही टैक्स होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट में हो, चाहे किसी भी राज्य में माल सप्लाई हो रहा हो, परचेज हो रही हो, सेलिंग हो रही हो, सब पे जीएसटी रेट, टैक्स रेट एक ही होगा। ठीक है ना। जितने भी टैक्स थे उन सबको मिला के उसमें क्या करा, मर्ज कर दिया, तो वो कहलाया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है ना। और जो माल और सेवा दोनों पर लग सके, जिसे उत्पादन, प्रोडक्शन से लेकर बिक्री तक लगाया जा सके। मतलब प्रोडक्शन करोगे तब भी उतना ही टैक्स लगेगा, सेल करोगे तब भी उतना ही टैक्स लगेगा। ठीक है ना। फिर प्रोडक्शन और सेल का अलग अलग पेंच खत्म करने के लिए जीएसटी का सिर्फ एक आधार तय किया गया, सप्लाई। मतलब अगर आप प्रोडक्शन से लेकर सेल कर रहे हो तो उनके लिए सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया गया, सप्लाई। इसके लिए बाकायदा टैक्स कानूनों में बदलाव किया गया और संसद में बाकायदा संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रक्रिया जो थी वो अपनाई गई थी। ठीक है ना। तो ये था कुछ कि भाई जीएसटी हमारे भारत में क्यों लागू किया गया, क्या जरूरत पड़ी, क्या फ़ायदा हुआ उससे। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है भाई, जो जीएसटी थे उसकी प्रमुख विशेषताएं वगैरह क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई देश में मौजूद पुराने टैक्स सिस्टम की खामियों को दुरुस्त करने के लिए ही सरकार ने जीएसटी लागू किया। 1 जुलाई 2017 से लागू हुए इस नए सिस्टम में प्रमुख विशेषताएं थी। तो क्या थी वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि भी उत्पादन की बजाय उपभोग पर टैक्स, मतलब टैक्स ऑन कंजप्शन। जो टैक्स लगेगा वो कंजप्शन पे लगेगा, अगर जो भी आप वस्तु कंज्यूम कर रहे हो उस पर आपको टैक्स देना है। तो ये कह रहा है जीएसटी सिस्टम में टैक्स की वसूली तब होती है जब कोई सामान या गुड्स या सेवा या सर्विस बेची जाती है। मतलब टैक्स तभी लगेगा, गवर्नमेंट आपसे टैक्स तभी लेगी जब आप कोई गुड्स या सर्विस खरीद रहे हो या सामने वाली पार्टी आपको बेच रही है। ठीक है। वस्तु या सेवा की अंतिम कीमत में उस पर निर्धारित टैक्स जीएसटी रेट भी शामिल होता है। वस्तु या सेवा की सप्लाई देने वाला जो सेलर होता है इसे सप्लाई लेने वाले कंज्यूमर से वसूलता है। मतलब कि भाई जो माल बेच रहा है, जो सेलर होता है वो बायर से क्या करता है, टैक्स वसूलता है। ठीक है ना। बाद में इसे सरकार के खाते में जमा करवा देता है। जैसे मान लो एक है
सेलर ए और एक है कस्टमर बी, ठीक है ना। तो जो सेलर है वो क्या कर रहा है, सेलर नंबर ए वो कस्टमर बी को क्या कर रहा है, माल बेच रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, सेलर कस्टमर से टैक्स वसूल करेगा और टैक्स वसूल करने के बाद एक निश्चित तिथि पे वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि जीएसटी की वसूली की जिम्मेवारी सामान या सर्विस देने वाले की होती है, ठीक है ना। किसी वस्तु या सेवा के साथ जितनी बार खरीद बिक्री की प्रक्रिया होगी बार बार जीएसटी चुकाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई जो माल बेच रहा है अगर वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है तो क्या जीएसटी एक डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। तो देखो जीएसटी जो होता है वो एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है ना। वो इसलिए होता है कि जो माल खरीद रहा होता है वो क्या करता है, जो माल बेच रहा है सेलर को टैक्स का पैसा दे देता है। मतलब वो सीधे तौर पे गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा नहीं देता, वो क्या करता है, जिससे माल खरीद रहा है यानी कि जो सेलर होता है, जो क्रेडिटर होता है, जो सप्लायर होता है, उसको वो टैक्स का पैसा दे देता है कि ये पकड़ो टैक्स के पैसे आप गवर्नमेंट को दे देना। तो जो पैसा, जो टैक्स हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट वे में नहीं देते हैं उस टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो जीएसटी जो होता है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि वो टैक्स कौन भरेगा, जो माल बेच रहा है, जो सेलर होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की। अब क्या होगा कि गुरुजी जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है वो कौन सा होता है, तो जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है वो होता है इनकम टैक्स। जो हमारा टैक्स होता है वो इनकम टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनकम टैक्स में होता है कि जिसकी जो इनकम है, जो पैसा कमा रहा है, जिसकी इनकम टैक्स उसी को ही गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो इनकम टैक्स होता है हमारी इनकम पे हमें ही गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा क्या होता है, चुकाना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी इनकम जो है वो मैं सामने वाले व्यक्ति को कह दूँ कि मेरी इनकम का पैसा तू दे देना। वो कैसे दे देगा, भी मेरी इनकम है, मेरी कमाई पे पैसा तो मैं दूंगा ना। तो सालाना जो भी मैं पैसा कमा रहा हूँ 5, 10, 15 लाख जितना भी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, उस टैक्स रेट के हिसाब से हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। तो इसलिए इनकम टैक्स जो होती है हमारी डायरेक्ट टैक्स होती है और जो जीएसटी होता है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। फिर आ जाता है कि भी इनपुट क्रेडिट सिस्टम में टैक्स वापसी। मतलब कि मान लो हमने किसी से पार्टी से माल खरीदा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई हमने क्या करा है, किसी पार्टी से माल खरीदा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम लिमिटेड ₹1 लाख, 12% डिस्काउंट जीएसटी लग रहा है इस पर, ठीक है। तो सामने वाली पार्टी जो है वो हमसे बिल का पैसा कितना लेगी, अमाउंट कितना लेगी, 1,12,000। अब इस 1,12,000 में से 1 लाख रुपए तो वस्तु की कीमत है और 12% इस पे क्या कर रहा है, टैक्स लग रहा है, ठीक है ना। तो जिससे हमने माल खरीदा है हम क्या करेंगे, उसको 12% के हिसाब से 12,000 रुपये टैक्स उसको दे देंगे। तो वो क्या करेगा व्यक्ति, ये 12,000 रुपये हमसे टैक्स के ले लेगा। तो जो सेलर होता है उसको ये बेनिफिट होता है कि अगर उसने किसी पार्टी से माल खरीदा है, ठीक है ना, अगर कोई बायर होता है, अगर वो किसी पार्टी से माल खरीदता है तो उसको क्या करना होता है कि जो ये 12,000 रुपये उसने टैक्स पे किया है परचेज करते वक्त सामने वाली पार्टी को, वो उसको वापस क्लेम हो जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेस पे। यानी कि ये पैसा 12,000 रुपये गवर्नमेंट के पास एक तरीके से आईटीसी के रूप में जमा हो जाता है, ठीक है ना। जब वही माल वो किसी दूसरी पार्टी को बेचता है और उससे टैक्स कलेक्ट करता है अपना मार्जिन ऐड करके, जैसे ये वस्तु उसने 1 लाख रुपए की खरीदी थी, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, उसको वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है, 1,25,000 रुपये में बेच रहा है, ठीक है ना। अब वो 1,25,000 में बेच रहा है तो जाहिर सी बात है सामने वाला जो पार्टी है वो उसको कितने रुपए देगी, टैक्स समेत 1,40,000 रुपये देगी, ठीक है ना। वो कितने रुपए देगी, 1,40,000, जिसमें से 1,25,000 तो वो खुद रख लेगा और 7,500 यानी कि इतने रुपए वो क्या करेगा, कस्टमर से कलेक्ट कर लेगा। कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इतना रुपया गवर्नमेंट को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इस 1 लाख रुपए में से
हम क्या कर चुके हैं, गवर्नमेंट को 12,000 का टैक्स पहले ही एडवांस में जमा करवा चुके हैं। तो हम क्या करेंगे कि भी कस्टमर से जो हमने 15,000 रुपये टैक्स वसूल किया है वो हम क्या करेंगे, इस 12,000 में से लेस कर देंगे। ठीक है ना, जो हमने टैक्स गवर्नमेंट को खरीदते वक्त पे कर दिया था और जो हमने कस्टमर से बेचते वक्त लिया है, उसके बीच का डिफरेंस हमें क्या करना होता है, गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो ये जो 3,000 है, ये देखा जाए तो ये इस 25,000 का ही 12% है। समझ में आ रही है मेरी बात? हमने कितने रुपए ऐड किए थे मार्जिन के रूप में? 25,000 रुपये। अब अगर अपन 25,000 का 12% भी निकालें तो वैल्यू बनेगी हमारी कितनी, 3,000 रुपये। ठीक है ना, ये 3,000 रुपये। तो ये कुछ बेनिफिट मिल जाता है किसको, रेगुलर डीलर को। जो रेगुलर सप्लायर हैं, रेगुलर डीलर हैं, जो रजिस्टर्ड कर रखा है उन्होंने रेगुलर में, उनको ये बेनिफिट मिलता है। तो वही ये कह रहा है कि भी किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता के हाथ तक पहुंचने तक कई बार खरीदने बेचे जाने की प्रक्रिया होती है। अतः जीएसटी सिस्टम में हर खरीद बिक्री पर टैक्स चुकाना पड़ता है। मतलब अगर कोई कस्टमर है, कोई सप्लायर है जो माल बेच रहा है, तो वो उसको क्या करना होता है ना, बहुत सारे सप्लायर से, बहुत सारे डीलर से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो अंतिम उपभोक्ता तक वो वस्तु पहुंचती है। ठीक है ना, तो ऐसे में वस्तु अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने तक बहुत महंगी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें इनपुट क्रेडिट सिस्टम लागू होता है। इस सिस्टम में आखिरी स्टेज पर टैक्स लगने से पहले जहां जहां टैक्स जमा किया गया है उसको वापस प्राप्त करने की व्यवस्था है। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति माल खरीद रहा है, अगर वो एक सप्लायर है या वो एक ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन है जो जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, अगर वो किसी ऐसी पार्टी से माल खरीदता है जो सामने वाला भी रजिस्टर्ड है, तो अगर उसने उसको टैक्स दिया है तो वो वापस उसको क्लेम कर सकता है। मतलब उसको टैक्स वापस मिल जाएगा, उसका पैसा वापस जो जमा था वो उसको रिफंड हो जाएगा, सेल्स करेगा तब। ठीक है ना, अगर आप अंतिम या वास्तविक उपभोक्ता नहीं हैं और पहले के किसी स्टेज में आपने जीएसटी जमा किया है तो उसके बदले में आपको क्रेडिट मिलते हैं। मतलब अगर आप अंतिम उपभोक्ता नहीं है, जैसे कोई कस्टमर होता है जो आगे जाके उस माल की सप्लाई नहीं करेगा, वो उसको कंज्यूम कर लेगा, खपत कर लेगा, तो अगले स्टेज में क्या होता है कि जो उसने जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को माल खरीदते वक्त दिया था वो उसको वापस मिल जाएगा, यानी उसका पैसा जमा होता है, क्रेडिट होता है। इन क्रेडिट्स का इस्तेमाल आप सरकार को जीएसटी के भुगतान के समय कर सकते हैं। मतलब जो भी आपने पैसा गवर्नमेंट को एडवांस में जमा कराया है वो आप तब एडजस्ट करेंगे जब आप गवर्नमेंट को भुगतान कर रहे होंगे जीएसटी का पैसा। ठीक है ना, हर महीने जीएसटी की रिटर्न भरने के दौरान आप टैक्स क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से अपना जीएसटी एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब इनपुट टैक्स को हमें आउटपुट टैक्स से एडजस्ट करना होता है। जो भी हमने माल इन करते वक्त टैक्स का पैसा दिया और जो हमने माल बेचते वक्त, माल आउट करते वक्त टैक्स का पैसा कस्टमर से कलेक्ट किया, उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पैसा पे करते हैं। ठीक है ना, जैसे ये बता रहे हैं कि भाई टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं चढ़ेगा, मतलब नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। अब टैक्स के ऊपर टैक्स जो था लगता था पहले, अब नहीं लगता है। अब सिंपल एक ही प्रकार का टैक्स लगता है। ऐसा नहीं है कि हमें डबल टैक्स देना पड़ रहा है। पहले ये जुलाई से पहले ये बहुत सारी चीज़ें होती थी 2017 से पहले। तो ये क्या कह रहा है कि जीएसटी के पहले जो टैक्स व्यवस्था लागू थी उसमें न सिर्फ एक वस्तु पर कई अलग अलग टैक्स लगते थे, बल्कि कई मामलों में टैक्स के ऊपर टैक्स भी लगाए जाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बहुत सी वस्तुएं दो या दो से अधिक तरह की कैटेगरीज में आ जाती थी। अब ये दिक्कत ख़त्म हो गई क्योंकि अब जीएसटी अंतिम रूप से कंज्यूमर को ही टैक्स जो होता है वो पे करना पड़ता है। ठीक है ना, बीच में अगर किसी को जीएसटी चुकाना पड़ता है तो उसका पैसा टैक्स क्रेडिट सिस्टम यानी कि आईटीसी यानी एडजस्टमेंट के बेस पे उसको वापस क्रेडिट हो जाता है। ठीक है ना, मान लो किसी ने टैक्स पे किया है माल खरीदते वक्त, अगर वो एक सप्लायर है, अगर वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो जब उसने सामने वाली पार्टी को टैक्स पे कर दिया तो वो वापस रिफंड कर लेता है गवर्नमेंट से। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि जो अंतिम उपभोक्ता होता है उस तक वो वस्तु पहुँचते पहुँचते ज़्यादा महंगी नहीं होती है।
ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या बेनिफिट है कि भी पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम, यानी कि गड़बड़ियाँ जो होती है वो पकड़ में आ जाती है जब से ऑनलाइन सिस्टम लागू हो गया है। क्योंकि जीएसटी जो है, हमें जो रिटर्न वगैरह लगानी होती है, हमें क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन ही रिटर्न वगैरह लगानी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, ये कह रहा है कि भाई जीएसटी सिस्टम में सारे सौदे जो होते हैं, सारी जानकारियाँ ऑनलाइन अपडेट रखनी होती है, ठीक है ना। हर ट्रांजेक्शन की रसीद सप्लाई लेने वाले, सप्लाई देने वाले दोनों के पास रहेगी। मतलब अगर कोई माल खरीद रहा है या कोई बेच रहा है तो एक दूसरे के पास एक दूसरे की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पे उपलब्ध होती है, ऑनलाइन उपलब्ध होती है, ठीक है। दोनों अपनी अपनी रसीदों की मदद से, यानी कि रिसिप्ट की या वाउचर्स की मदद से टैक्स क्रेडिट पा सकते हैं, ठीक है ना। और सौदों का मिलान नहीं हुआ तो ऑनलाइन गड़बड़ी पकड़ में आ जाती है। मान लो किसी के भी बिल में, किसी के भी ट्रांजेक्शन में कोई ना कोई गड़बड़ियाँ हैं, मिलान नहीं हो रहा है, अब उसकी पहचान हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर मान लो किसी एक व्यक्ति ने सारी डिटेल फिल करी है सही एकदम, और दूसरे ने डिटेल गलत फिल करी है, तो सामने वाली पार्टी क्या करती है, उसको बता देती है कि सर आपने मेरे पोर्टल पे आपकी ये जानकारी गलत शो हो रही है, मेरे पोर्टल पे आपने जो HSN कोड है या जो मेरा GST नंबर है वो आपने गलत डाल दिया है ना, XYZ कोई भी है, वो सारी डिटेल अपन को ऑनलाइन पकड़ में आ जाती है। हर स्टेज पर GST जमा होने की जिम्मेवारी ऊपर वाले कारोबारी की होने से टैक्स भुगतान की जो चेन है वो नहीं टूटेगी। मतलब कि टैक्स जो पे करेगा उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है, सेलर की होती है, ठीक है ना। तो जो सेलर है वो क्या करता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी कारोबारी अपने क्रेडिट का नुकसान नहीं करना चाहेगा। मतलब कि अगर कोई कारोबारी है, कोई सप्लायर है, ठीक है ना, वो अगर मान लो जो बिलिंग वगैरह है उसमें मिस्टेक कर देता है, या मान लो टैक्स नहीं काटता है, GST नहीं वसूल करता है, समझ में आ रही है ना, तो वो क्या करेगा, जो उसने गवर्नमेंट को माल खरीदते वक्त टैक्स दिया था ना, ठीक है ना, वो उसको वापस रिफंड नहीं कर ही नहीं पाएगा, वो कलेक्ट कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसने कस्टमर से टैक्स वसूल करा ही नहीं। अब टैक्स वसूल नहीं करा तो वो एडजस्ट करेगा किस में से, समझ में आ रही है मेरी बात क्या, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट होता है कि भाई जो भी पार्टी होती है, जो भी कारोबारी होता है, उसको क्या होता है ना, जो भी उसका टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जमा होता है, वो उसका नुकसान किसी भी हालत में नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि अगर हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में जमा है तो उसका हम बेनिफिट, उसको हम एडजस्ट करें हमारे सेल्स पे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई 5 पॉइंट बड़े व्यापारियों के लिए ई इनवॉइसिंग अनिवार्य है। अब ये ई इनवॉइसिंग क्या होती है, देखो 1 अक्टूबर 2023 से सभी ऐसे कारोबारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रसीद यानी ई इनवॉइस, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है जिनका सालाना टर्नओवर 10 करोड़ रुपए है। मतलब अगर किसी व्यापारी का, किसी बिजनेसमैन का सालाना टर्नओवर यानी कि सेल 10 करोड़ से ऊपर है तो उसको ई इनवॉइस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस काटना ही पड़ेगा, ठीक है ना। टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए या टैक्स की चोरी को रोकने के मकसद से यह ई इनवॉइस की व्यवस्था लागू की गई है। खासकर इससे फर्जी बिल बनाकर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाले हैं उन पर लगाम लग जाएगी। मतलब कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं, कुछ कारोबारी ऐसे होते हैं जो फर्जी बिल बनाते हैं। फर्जी बिल बनाने के कारण वो क्या करते हैं ना, उसका क्या करते हैं ना, IT से ले लेते हैं, इनपुट टैक्स ले लेते हैं। तो जब से ये 1 अक्टूबर 2023 से ये जो ई इनवॉइसिंग जारी हुई है, तब से क्या हुआ है, इन चीज़ों पे लगाम लगी है, फर्जी बिलों पे, ठीक है ना। फिर बड़े कारोबारियों को 1 हफ्ते के भीतर भीतर ई इनवॉइस अपलोड करना अनिवार्य होता है। मतलब कि जो 1 मई को 2023 को ई इनवॉइसिंग जो भारत में नियम लागू हुआ था, अब 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के जो टर्नओवर वाले व्यापारी हैं उनको 7 दिनों के अंदर अंदर अपना ई चालान या इलेक्ट्रॉनिक चालान, जिसे अपन ERP यानी इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। मतलब कि अगर कोई व्यापारी या कारोबारी है, अगर उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उसको 7 दिन के भीतर भीतर, 7 दिन के अंदर अंदर IRP की पोर्टल पर यानी कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है, ई चालान है, वो उसको अपलोड करना ही होगा। अगर वो उसको अपलोड नहीं करता है तो जो कारोबारी ने GST का जो उसको बदले में ITC मिलेगा उसका बेनिफिट वो नहीं ले पाएंगे। मतलब उनको ITC मिलेगा ही नहीं। अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपने ई पोर्टल पर, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया
या वो जो ई इनवॉइस है वो अपडेट नहीं किया है, तो आप आईटीसी जो भी था आपका वो आपको नहीं मिलेगा, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है ना। जैसे मान लो आपने 1 जून 2023 को क्या है कोई चालान काटा है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 तारीख तक ही उसे ई पोर्टल पे अपलोड करना है। आप 8 तारीख के बाद यानी 8 जून के बाद उसको रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन। ठीक है ना। चालान पंजीकरण पोर्टल का ऑटो वेरिफिकेशन सिस्टम किसी भी चालान को 7 दिन के बाद रिपोर्ट करने से अपने आप रोक देगा। मतलब इसमें क्या है, ऑटो वेरिफिकेशन सिस्टम डाल दिया गया है। अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर वो जो चालान है ई इनवॉइस आप जारी नहीं करते हैं, तो वो क्या करेगा, जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटो वेरिफिकेशन सिस्टम के आधार पर क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, यानी उसको उस पर प्रतिबंधित जो है सिस्टम लागू कर देगा, मतलब उसको प्रतिबंध कर देगा। आप उसमें कोई भी चेंजेस या आप उसमें कोई भी आप इनवॉइस जारी नहीं कर पाएंगे आप 7 दिन के बाद। तो आपके पास 7 दिनों का टाइम होता है। तो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की रिपोर्टिंग पर इस टाइम लिमिट को लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। भैया मान लो आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट भी करते हो, तो वो भी क्या होगा, इस टाइम लिमिट को लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि भाई हमारे जो जीएसटी में जो 1 मई से 2023 से गवर्नमेंट ने इनवॉइस की जो सिस्टम लागू किया है, उसमें हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है। ठीक है ना। तो ये नया सिस्टम आया, उससे पहले ये नहीं था कि भी इनवॉइस हमें जारी करना होता है। बता दिया मैंने कि भाई सालाना अगर टर्नओवर 10 करोड़ रुपए है तो आपको क्या करना है, इनवॉइस जारी करना पड़ेगा। ठीक है ना। बट अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है, ठीक है ना, अब 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक टर्नओवर कारोबारियों को 7 दिनों के भीतर भीतर अपना इलेक्ट्रॉनिक चालान ईआरपी पर अपलोड करना होगा। ठीक है। ये हो गया हमारा कि भाई क्या बेनिफिट होते हैं और जीएसटी की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। दोस्तों जीएसटी ने है ना बहुत से टैक्सों की जगह अपना स्थान ले लिया है। मतलब 1 जुलाई 2017 से पहले ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे टैक्स लगते थे। ठीक है ना। उन सबको इंक्लूड करके, उन सबको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया था, वो था जीएसटी। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टैक्स थे जो जीएसटी के अंदर शामिल हो गए हैं। तो सेंट्रल टैक्स की बात करें, जिसको जीएसटी ने रिप्लेस किया है, जिसमें पहला आ जाता है हमारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है ना। इसको भी क्या करा है, जीएसटी में इंक्लूड कर लिया गया है। दूसरा मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, मतलब अगर मेडिकल या टॉयलेट संबंधी निर्माण है तो उस पर भी क्या होता था ना, अलग टैक्स लगता था। फिर विशेष महत्व की वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, यानी एडिशनल ड्यूटी एंड एक्साइज ऑन गुड्स एंड स्पेशल इंपॉर्टेंस। कुछ वस्तुएं ऐसी थी होती थी जो विशेष महत्व की होती थी, उन पर भी क्या होता था ना, अलग टैक्स लगता था। फिर सूती वस्त्र व संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, यानी कि टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, उन पे भी क्या होता था, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज लगता था। फिर नेक्स्ट आ जाता है कस्टम ड्यूटी। ठीक है ना। ये भी एक प्रकार का सेंट्रल टैक्स था। फिर दूसरा एसएडी, ठीक है ना, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, ये भी एक तरीके से कस्टम ड्यूटी ही थी। और तीसरा था हमारा सर्विस टैक्स और सेस एंड सरचार्ज। ये जो सारे टैक्स थे ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते थे अलग अलग वस्तुओं पे, अलग अलग एडिशनल पे। तो ये इतने सारे जो थे, ये सारे हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, और उन सबको मिला के क्या कर दिया गया, एक जीएसटी लागू कर दिया गया। अब देख लें कि भी जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो किस प्रकार के टैक्स लगाती थी। देखो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है। और जिसे अपन सेंट्रल सेस टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आप परचेज टैक्स, यानी कि खरीद पे भी टैक्स लगाती थी। लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन पे खर्च, टैक्स ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, यानी कि लॉटरी, सट्टा या जुआ, उस पर भी टैक्स लगता था। ठीक है ना। स्टेट सेस एंड सरचार्ज, ठीक है ना, उपकरण अधिभार, ये सारा जो टैक्स था ये स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो कस्टमर से वसूलती थी। जिसकी वजह से क्या होता था ना कि टैक्स बहुत सारे लग जाते थे, टैक्स पे टैक्स लगता रहा, जिसकी वजह से महंगाई जो थी बहुत ज़्यादा थी, और कस्टमर्स या जो अंतिम उपभोक्ता था उसको क्या करना होता था, गवर्नमेंट को टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। तो इन सबको मिला के क्या कर दिया, एक टैक्स कर दिया जिसका नाम है
जीएसटी। तो ये इतने सारे टैक्स थे जो गवर्नमेंट हमसे वसूलती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग वसूलती थी और स्टेट गवर्नमेंट अलग वसूलती थी, ठीक है ना। तो इन सबको मिला के क्या कर दिया, जीएसटी कर दिया। अब देख लेते हैं कि जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। तो जीएसटी जो है वो अलग अलग प्रकार से देखा जाए तो 4 भागों में उसको बांटा गया है, यानी कि जीएसटी 4 अलग अलग नामों से वसूला जाता है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा सीजीएसटी, दूसरा आता है एसजीएसटी, तीसरा यूटीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, और चौथा आता है आईजीएसटी। अब देख लेते हैं सीजीएसटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। और अगर कोई लेन देन एक ही राज्य से दूसरे राज्य के सेम राज्यों में, मतलब एक ही राज्य से क्या होता है, सेम कारोबारियों द्वारा एक ही स्टेट में माल अगर बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है तो क्या होता है, सीजीएसटी लगता है। मतलब कि जो लेन देन है, जो ट्रांजेक्शन है, अगर एक ही स्टेट में हो रहा हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट भले ही अलग अलग क्यों ना हो, तो उस पर हमें सीजीएसटी टैक्स जो होता है वो लगाना पड़ता है। यानी कि हमें गवर्नमेंट को सीजीएसटी टैक्स चुकाना पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि दोनों व्यापारी एक ही स्टेट में हैं, एक ही स्टेट के हैं, ठीक है ना। तो उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो केंद्र सरकार को जाता है। फिर आ जाता है एसजीएसटी, यानी कि इसकी फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर कोई सौदा या लेन देन एक ही राज्य के कारोबारियों के बीच हो, ठीक है, तो उसका जो पैसा होता है, उसका जो हिस्सा होता है टैक्स का, वो राज्य सरकार के हिस्से में जाता है। मतलब अगर कोई टैक्स है जो 12% है मान लेते हैं, तो 12% में से 6% क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अगर 18% माल बिक रहा है, बेच रहे हैं या हम खरीद भी रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, 9% में उसको डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे ही अगर 28% है तो 14 है ना, 5% है तो 2.5% में सीजीएसटी और एसजीएसटी में वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अगर अपन लोकल परचेज या लोकल सेल कर रहे हैं तो बिल में अपन सीजीएसटी और एसजीएसटी कस्टमर को लगा के देंगे। ऐसे ही अगर आप दूसरे ऐसे राज्य में माल खरीद रहे हैं और ऐसे राज्य को माल बेच रहे हैं, जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश है, जी ना, जैसे कोई अलग अगर कोई सौदा है या लेन देन है जो किसी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी के बीच में हो रहा है, तो उस केंद्र शासित राज्य के हिस्से के रूप में यूटीजीएसटी का जो हमें टैक्स है वो देना होता है, ठीक है ना। मतलब कि अगर अपन मान लो ऐसे राज्य में माल बेच रहे हैं, यहाँ अपन ऐसे राज्य से हैं जो अपन यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, ठीक है ना। मान लो अपन चंडीगढ़ से हैं या अपन मान लो दिल्ली से हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है ना कि हमें यूटीजीएसटी लगाना होता है, ठीक है। फिर आ जाता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है ना। अगर कोई सौदा, अगर कोई लेन देन एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में हो रहा है, यानी कि एक कारोबारी जो है वो दिल्ली का है, एक कारोबारी राजस्थान का है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो रही हो जिसमें परचेजिंग और सेलिंग अलग अलग राज्यों से हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, आईजीएसटी वसूलते हैं, ठीक है ना। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा एक साथ आईजीएसटी के रूप में लगता है। यह पहले पूरा केंद्र सरकार के पास जाता था, बाद में उस राज्य का आधा हिस्सा मिलता है जहां सप्लाई से भेजी गई है। मतलब पहले क्या होता था ना कि जुलाई 2017 से पहले अगर दूसरे राज्य में अगर अपन मान लो कोई माल वगैरह भेज रहे हैं, सप्लाई हो रही है, लेन देन हो रहा है, तो उसका सारा का सारा पैसा जो होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता था। बट जब से जीएसटी लागू हुआ है उसके बाद से कुछ हिस्सा जो होता है वो राज्य सरकार को भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये कंपनी ने थोक व्यापारी से कच्चा माल खरीदा, सौदे के दोनों पक्ष एक ही राज्य के अंदर स्थित हैं और कुल माल 10 लाख रुपए का है, तो इस पर 18% जीएसटी लग रहा है, ठीक है ना। ये जो लेन देन है वो थोक व्यापारी उस कंपनी से 10 लाख रुपए की खरीद पर 18% चेक जो टैक्स है वो वसूलता है, ठीक है ना। मतलब अगर 10 लाख रुपए का माल खरीदा है उस पर 18% टैक्स लग रहा है, तो सामने वाला जो पार्टी होती है वो उससे 18% टैक्स वसूल करेगी। केंद्र और राज्य दोनों के टैक्स डिपार्टमेंट को वह आधा आधा यानी कि 90-90 हज़ार रुपये, अगर 10 लाख का 18% होता है 90-90 हज़ार रुपये यानी कि 1,80,000 रुपये, तो 1,80,000 रुपये में से 90,000 रुपये तो रख लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 90,000 रुपये की स्टेट गवर्नमेंट। और अगर वही सौदा, ठीक है ना, अगर अलग अलग राज्यों के व्यापारियों के बीच में होता है
तो सिर्फ IGST के रूप में 1,80,000 रुपये केंद्र सरकार को देने पड़ेंगे, ठीक है ना। बाद में इसमें से 90,000 रुपये उस राज्य को मिलेगा जिसने खरीदारी की थी। मतलब पहले तो क्या होता है ना कि भी अगल अलग राज्य से अपन माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो पूरा का पूरा पैसा एक बार तो हमें IGST के रूप में हमें क्या करना होता है, बिलिंग में दिखाना होता है। बाद में वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का आपस का मुद्दा होता है कि वो कब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को वो पैसा वापस देगी जो उनको पूरा का पूरा कस्टमर से प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है स्टेट गवर्नमेंट को बाद में उसका आधा पैसा राज्य सरकार को दे देती है। बट एक बार तो वो पूरा का पूरा पैसा लेती ही है अगर अपन एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं कि भाई GST में कितने प्रकार की दरें होती हैं, GST रेट कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के GST रेट होते हैं। तो GST काउंसिल ने अलग अलग प्रकार की वस्तुओं पे कुल 5 प्रकार के जो टैक्स स्लैब है वो मंजूर किए हैं, जिसमें पहला आ जाता है 0%, दूसरा 5%, तीसरा 12%, चौथा 18% और नेक्स्ट 28%, यानी कि 5 कैटेगरी है जो GST रेट में आती हैं, ठीक है ना। तो 0% में जैसे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं, जो सेवाएं होती हैं, जैसे कि भी अनाज हो गया, नमक हो गया, गुड़ हो गया, ताज़ा सब्जियां हो गई, ये सब क्या होते हैं ना 0% ही एग्जेम्प्ट में आते हैं। इन पे गवर्नमेंट को हमें टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। 5% की वस्तुओं पे जैसे कुछ सामान्य आवश्यक वस्तुएं होती हैं जिन पे टैक्स लगता है, जैसे चीनी हो गया, तेल, मसाले, चाय, कॉफ़ी, है ना, जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गए, DAP वगैरह, खाद वगैरह हो गई, उन पे 5% GST गवर्नमेंट अब से वसूल करती है। 12% के अंडर आते हैं जैसे नमकीन हो गया, है ना, टूथपेस्ट हो गया, अम्ब्रेला हो गया, मेडिसिन वगैरह हो गई इत्यादि, जिस पे 12% हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। 18% पे जो मध्यम स्तर का जीवन जीने वाले लोग हैं उनके इस्तेमाल में आने वाली जैसे डिटर्जेंट हो गया, चॉकलेट, मिनरल वाटर, आइसक्रीम, शैम्पू, रेफ्रिजरेटर वगैरह, इन पे गवर्नमेंट ने 18% GST लगा रखा है। और भी होती होंगी बहुत सारी, ये कुछ एग्जांपल है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। फिर 28% किस किस पे लगता है, जैसे जो हाई प्रोफाइल लग्जरी जो लाइफ जीते हैं, जैसे पान मसाला हो गया, है ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको पान मसाला खाने का बहुत शौक होता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स वगैरह हो गए, जैसे गाड़ियाँ वगैरह हो गई, मोटर व्हीकल वगैरह हो गए। 5 स्टार होटल जिसको ठहरने का शौक़ होता है, जो 5 स्टार वगैरह में ठहरते हैं, है ना, रूम वगैरह में रहते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, तो उन पे क्या होता है 28% GST वगैरह गवर्नमेंट हमसे वसूलती है। अभी कह रहा है कि भाई अति आवश्यक वस्तुओं पर कम से कम टैक्स लगाकर और विलासी व जीवन के लिए कम से कम महत्व वाली वस्तु पर ज़्यादा टैक्स लगाकर GST को क्या करा है, न्यायपूर्ण बनाने की कोशिश की है। मतलब जो वस्तुएं अति आवश्यक है इंसानों के लिए, व्यक्तियों के लिए, है ना, जो बहुत ज़रूरी है, उस पर तो कम से कम टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने। और जो वस्तुएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, ठीक है ना, जो लग्जरी लाइफ जीते हैं अपनी, ठीक है ना, जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है ना, जो ज़्यादा महंगी है, जो ज़्यादा शौक वाली गाड़ियाँ होती हैं, जो शौक वाले चीज़ें होती है, उन पे क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने ज़्यादा GST रेट लगा रखा है। जबकि कच्चा माल मसलन अनाज, ताज़ी सब्जियां आदि पर गवर्नमेंट ने 0% टैक्स लगा रखा है। इसी प्रकार से एजुकेशन या हेल्थ की सुविधाएं होती है उस पर भी क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने, GST के दायरे से उसको बाहर रख रखा है। फिर क्या है कि भी GST में जो टैक्स पेमेंट का है वो सरकार तक कैसे पहुंचता है। मतलब अगर हमें GST गवर्नमेंट को पे करना हो तो हम कैसे गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, या गवर्नमेंट हमसे कैसे टैक्स वसूलती है वो देख लेते हैं, ठीक है। मान लेते कि भी एक पेंट का कपड़ा है, ठीक है ना, और जो उत्पादक कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वहाँ से चलकर कंज्यूमर तक पहुँचता है। मतलब कि जो कंपनी पेंट बना रही है, ठीक है ना, वहाँ से वो क्या होता है, प्रोडक्ट निकल के कंज्यूमर तक पहुँचता है। इस बीच उसे कुछ स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ हमने कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए 3 स्टेज निर्धारित किए हैं जो हम देख लेते हैं। पहला स्टेज क्या है कि सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर होता है, उत्पादक होता है, वो क्या करता है, जो कंपनी होती है वो होलसेलर के पास माल बेचती है। मतलब अगर कोई फैक्ट्री वगैरह है, जो कंपनी है जो माल बनाती है,
प्रोडक्शन करती है वो क्या करती है, उस माल को सीधा कभी भी अंतिम उपभोक्ता तक नहीं पहुंचाती है। वो माल जाता है सबसे पहले होलसेलर के पास, ठीक है, थोक व्यापारी के पास। होलसेलर से वो माल जाता है रिटेलर के पास, खुदरा व्यापारी तक। मतलब जो थोक व्यापारी है वो क्या करता है, रिटेलर को माल भेजता है, और जो रिटेलर होता है वो माल भेजता है कंज्यूमर के पास यानी कस्टमर तक। मतलब कि इन सारे 3 प्रोसेस से होके क्या होता है, प्रोडक्ट को गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। पहले वो कंपनी क्या करेगी, जो माल बना रही है वो होलसेलर के पास माल सप्लाई करेगी, रिटेलर खरीदता है होलसेलर से और कंज्यूमर खरीदता है रिटेलर से। ये 3 चीज़ें होती है, ठीक है ना। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि भाई जैसा कि ऊपर हमने बताया कि जीएसटी खरीदार से वसूल किया जाता है, लेकिन इससे पहले सामान की जिन जिन स्टेज पर दाम में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है ना, वहाँ पर हम जीएसटी वसूल किया जाना होता है। जो पहले वाले खरीदार थे वो जीएसटी अदा कर देते हैं, और जब आगे दूसरे को माल बेचते हैं तो उससे टैक्स वसूल लेते हैं। तो अब इस स्थिति में क्या होता है कि जो उत्पादक जो कंपनी होती है, ठीक है ना, तो कंपनी से माल लेते वक्त जो होलसेलर होता है वो जीएसटी क्या होगा, उस पर लगेगा। मतलब कि क्या होता है कि जो कंपनी है जो माल बेच रही है किसी पार्टी को, होलसेलर को, वो क्या करेगी, होलसेलर से टैक्स का पैसा वसूल कर लेगी, लेकिन भरेगा कौन उसको, कंपनी। मतलब होलसेलर ने जो मैन्युफैक्चरर है उसको क्या करा, टैक्स का पैसा दे दिया, तो भरने का जिम्मेवारी किसकी हुई, कंपनी की। फिर होलसेलर क्या करता है, वही माल रिटेलर को बेचता है, ठीक है ना। तो पैसा कौन दे रहा है, रिटेलर दे रहा है होलसेलर को, तो टैक्स का पैसा कौन भरेगा, होलसेलर भरेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब रिटेलर कस्टमर को माल बेचता है, ठीक है ना, तो जीएसटी पे करने की जिम्मेवारी किसकी होती है, गवर्नमेंट को, रिटेलर। रिटेलर टैक्स का पैसा जमा करवाता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो फाइनल कंज्यूमर मतलब कि वो तो टैक्स दे देता है सामने पार्टी जिससे वो माल खरीद रहा है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रहा। तो फाइनल में जो जिम्मेवारी होती है वो किसकी होती है, गवर्नमेंट को पे करने की, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट कि भाई इनपुट टैक्स जो क्रेडिट होता है, ठीक है, उससे क्या होता है कि भाई क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहां देखते हैं कि माल की खरीदारी के क्रम में जीएसटी तो सबने अदा किया है, मतलब टैक्स तो सबने दिया है कि भाई होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को दिया है, रिटेलर ने होलसेलर को दिया है, कस्टमर ने या कंज्यूमर ने रिटेलर को दिया है। तो टैक्स तो सबने भरा है ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने टैक्स भरा ही नहीं है, ठीक है ना। पहले होलसेलर ने रिटेलर को दिया, ठीक है, फिर कंज्यूमर ने, समझ में आ रही है। तो फिर जो सबसे पहले बताया गया कि फिर कंज्यूमर जीएसटी को अदा करेगा, मतलब तो फिर जो पहले बताया गया कि सिर्फ कंज्यूमर जीएसटी अदा करेगा, उसका क्या फंडा है, आइए समझते हैं। दरअसल जो होलसेलर और रिटेलर ने अपनी बारी में जो जीएसटी जमा किया था ना, उसे वो आगे चलकर टैक्स क्रेडिट के माध्यम से सरकार से वापस पा सकता है। मतलब कि जो होलसेलर होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उसने जो भी टैक्स माल इन करते वक्त सामने वाली पार्टी को दिया था वो गवर्नमेंट से आगे चलकर वापस कलेक्ट कर सकते हैं। जीएसटी का मंथली रिटर्न भरते समय वे इसे अपने ऊपर बन रही देनदारी में एडजस्ट करा सकते हैं। मतलब कि जब वो माल को जब वो बेचता है, माल बेचते वक्त जब वो कस्टमर से टैक्स वसूलता है और जब उसको हर एक महीने रिटर्न गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, तो उसके ऊपर जो भी देनदारी या जो भी लायबिलिटी बन रही होती है उसमें वो क्या करता है, अपनी आईटीसी को या टैक्स क्रेडिट को माइनस करके गवर्नमेंट को पे कर देता है, ठीक है। ये जो टैक्स के एडजस्ट होने की प्रक्रिया है, इसे हम जीएसटी में टैक्स क्रेडिट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इस टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था का फायदा बीच के स्टेजों में आने वाले व्यवसायियों तभी उठा पाएंगे जबकि उनके पास उन स्टेजों पर की गई बिक्री की रसीदें होगी। मतलब जो बीच में जो होलसेलर और रिटेलर आए थे ना, वो तभी इस टैक्स क्रेडिट सिस्टम का फायदा उठा पाएंगे जब उनके पास बेचे गए या खरीदे गए माल के क्या होगी, रसीदें पड़ी होगी। क्योंकि जो खरीदार होगा उसकी भी रसीदें सरकार के पास ऑनलाइन मौजूद होगी और जो बेचेगा उसके पास भी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं होता है, उनके पास सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, वो देखते रहते हैं, ठीक है ना। जब दोनों स्तर की रसीदों का मिलान सही पाया जाता है तब जाके जो व्यापारी होते हैं बीच के, उनको टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है।
अब देख लेते हैं कि जीएसटी वसूली का क्या उदाहरण है, गवर्नमेंट कैसे वसूलती है। तो अगर इसको आसान भाषा में समझें तो देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि भी एक पैंट बेचने वाला है, उसने 2 मीटर कपड़ा जो है टेलर ने कपड़ा उत्पादक से खरीदा। मतलब कि जो टेलर है उसने क्या करा है, 2 मीटर कपड़ा खरीदा है जो कपड़ा बनाता है। कपड़े का दाम 20 रुपये प्रति मीटर है। तो मान लेते हैं कि इस प्रोडक्ट पर 10% जीएसटी लगता है। तो कपड़े की खरीद से शुरू होकर ग्राहक के हाथों में पहुंचने तक इस पर जीएसटी कैसे लगेगा देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जीएसटी वसूले जो के बाद केंद्र और राज्य सरकार दोनों के हिस्से में बंटकर जाएगा। हम यहाँ दोनों को जोड़कर 10% जीएसटी अपनी गणना में शामिल कर रहे हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या होगा, हमारे लिए आसानी होगी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये 2 हिस्सों में जाएगा ना, सेंट्रल और गवर्नमेंट को, तो हमने क्या करेगा, 10% टैक्स मान के चल रहे हैं अपन एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि भाई हैंडलूम कारीगर से टेलर ने 200 रुपये मीटर का 2 मीटर कपड़ा खरीदा पैंट बनाने के लिए। मतलब कि जो टेलर है उसने क्या करा है, 2 मीटर कपड़ा खरीदा है 200 रुपये मीटर के हिसाब से पैंट बनाने के लिए। ठीक है। तो अब खरीदी जा रही वस्तु का जीएसटी का दाम क्या होगा भाई, 200 रुपये के हिसाब से 2 रुपये मीटर कितना हो गया, 400 रुपये हो गए। अब उस पर टैक्स देना पड़ रहा है, तो 400 रुपये का 10% टैक्स मतलब कि 40 रुपये। ठीक है। अब वो वस्तु कितनी की होगी भाई, 440 रुपये की। ठीक है। तो खरीदारी के लिए चुकाई गई कुल धनराशि कितनी दी उसने, टेलर ने उस व्यापारी को 440 रुपये दिए, जिसमें से 400 रुपये तो वस्तु की कीमत और 40 रुपये क्या हो रहा है, टैक्स लग रहा है। ठीक है। तो अंतिम रूप से टैक्स क्रेडिट होने के बाद सरकार के हिस्से में कितना टैक्स जमा हो गया, 40 रुपये। मतलब कि उस टेलर ने क्या करा, 40 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। किसके बिहाफ पे, हैंडलूम कारीगर के बिहाफ पे। फिर स्टेप 2 देख लेते हैं कि टेलर ने पैंट तैयार करके अपना जो लेबर है वो जोड़ के पैंट जो थी वो 700 रुपये में रिटेलर को बेच दी। मतलब जो टेलर था उसने क्या किया है, पैंट को बना के, ठीक है ना, कपड़ा तो खरीदा था, कपड़े से उसने क्या करा, पैंट बना ली और उसमें अपना मेहनताना जोड़ के क्या करा, वो पैंट 700 रुपये की बेच दी। ठीक है। तो वस्तु की कीमत कितनी है विदाउट जीएसटी, जीएसटी से पहले 700 रुपये, टैक्स लगने के बाद वो वस्तु कितने की होगी, 770। क्योंकि 700 पे अगर 10% टैक्स लगेगा तो 70 रुपये हमें एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। तो 700 रुपये की वस्तु बिना टैक्स की टैक्स लगने के बाद कितनी होगी, 770। समझ में आ गई मेरी बात। तो उसने कस्टमर से कितने टैक्स के पैसे वसूल किए, 70 रुपये। ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई 40 रुपये टैक्स क्रेडिट के माध्यम से टेलर को वापस मिल जाएंगे। मतलब जब टेलर ने कोई कपड़ा खरीदा था, खरीदते वक्त उसने 40 रुपये टैक्स के रूप में दिया था। ठीक है ना। वही वस्तु उसने 400 रुपये की 700 रुपये में बेची और 700 रुपये के हिसाब से उसने 10% टैक्स क्या करा, रिटेलर से कलेक्ट किया। ठीक है ना, यानी कि 70 रुपये। तो उसने 70 रुपये कलेक्ट किए, ठीक है ना, और पे कितना कर दिया तो उसने पहले से गवर्नमेंट को 40 रुपये। तो अब वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को 70 में से 40 रुपये घटा के 30 रुपये दे देगा। क्यों, क्योंकि ये 40 रुपये उसने गवर्नमेंट को पहले ही दे रखे थे। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये बेनिफिट होता है आईटीसी का। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिटेलर ने पैंट बेची ग्राहक को 800 रुपये में। अब रिटेलर जो था जिसने 700 रुपये की पैंट टेलर से खरीदी थी, अब वो क्या कर रहा है, जो रिटेलर है वो पैंट अंतिम उपभोक्ता ग्राहक को बेच रहा है 800 रुपये में। ठीक है। तो 800 रुपये में अगर कोई कस्टमर खरीद रहा है तो उस पर भी टैक्स 10% ही लगेगा। मतलब रिटेलर कस्टमर से 800 रुपये की वस्तु के में 10% ऐड करके वस्तु बेचेगा 880 रुपये में। ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। तो रिटेलर ने सामने वाली पार्टी को यानी कि टेलर को कितने रुपए दिए टैक्स के बदले में, 70 रुपये, और उसने कस्टमर से कितने वसूले, 80 रुपये। तो अब वो गवर्नमेंट को कितने रुपए देगा, 10 रुपये देगा टैक्स के। समझ में आ रही मेरी बात क्या। ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है कि भाई टेलर ने खरीदे हैंडलूम कारीगर से, उसने पे किया टैक्स 40 रुपये। ठीक है। फिर टेलर ने माल बेचा रिटेलर को और उसने उससे वसूल किए 70 रुपये। ठीक है। तो उसने क्या करा, जब टैक्स देने की बारी आई
तो उसने गवर्नमेंट को 30 रुपये दिए, क्योंकि 40 रुपये वो पहले ही दे चुका था। वहीं पे जब रिटेलर वो पैंट किसी कस्टमर को बेचेगा अपना मार्जिन ऐड करके और 80 रुपये टैक्स के वसूलेगा, ठीक है ना, तो उसने क्या करा है, रिटेलर ने 70 रुपये पहले ही वो टेलर को माल खरीदते वक्त दे चुका है। तो वो दोबारा 80 रुपये गवर्नमेंट को नहीं देगा। वो क्या करेगा, जो पैसा गवर्नमेंट का जमा था उसके पास, ठीक है ना, उसमें से वो लेस करके बाकी का जितना भी लायबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से बनती है वो उसको गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब क्या इसका निष्कर्ष निकलता है कि कंज्यूमर यानी कि जो अंतिम ग्राहक है उसकी जेब से 880 रुपये का जो है बोझ पड़ा है, जिसमें टोटल जो है 80 रुपये टैक्स वसूला जा रहा है। बस कैसे, 40 रुपये तो कौन वसूल रहा है, हैंडलूम कारीगर, 30 रुपये टैक्स वसूल रहा है टेलर, और बाकी का जो 10 रुपये टैक्स कौन वसूल रहा है, वो वसूल रहा है कौन, रिटेलर, ग्राहक से, ठीक है ना। तो टोटल 80 रुपये ही क्या हो रहा है, टैक्स जो है वो लग रहा है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के पास भी देखा जाए तो 80 रुपये ही टैक्स जा रहा है, ठीक है, 40 रुपये यहां से, 30 रुपये यहां से और 10 रुपये यहां से। समझ में आ रही मेरी बात क्या। तो ये कुछ प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या है भाई, इस टेबल में हम देखते हैं कि पेंट उत्पादक से लेकर ग्राहक तक पहुंचने तक की प्रक्रिया में 3 बार जीएसटी लगा है। तीनों में से पहले के दोनों स्टेज पर दिया गया जीएसटी सरकार के टैक्स क्रेडिट के माध्यम से टेलर और होलसेलर के पास वापस कर दिया गया। मतलब कि जो पहले के जो टैक्स लगे हैं, जो ये एक तो 40 रुपये और 30 रुपये, ये वापस क्या करा गया, उनको वापस रिफंड कर दिया गया जब उन्होंने माल बेचा, उसमें एडजस्ट हो गया, ठीक है ना। आखिरकार जो जीएसटी की मात्रा अंतिम ग्राहक से ली गई थी, सरकार के पास उतना ही नेट जीएसटी जो है वो जमा बचेगा, ठीक है ना। मतलब जो लास्ट में जो कस्टमर से हमने टैक्स का पैसा लिया था ना 80 रुपये एक्स्ट्रा, वही हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है बस। तो ये कुल मिलाकर जो होती है वो कहानी होती है कि हमें गवर्नमेंट को कैसे टैक्स पे करना होता है, या गवर्नमेंट हमसे कैसे जीएसटी की वसूली करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना किन कारोबारियों के लिए अनिवार्य होता है। मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किनको करवाना अनिवार्य है, वो देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की अनिवार्यता 2 शर्तों के हिसाब से निर्धारित की गई है। पहला, सामान्य कारोबारियों के लिए टर्नओवर लिमिट के हिसाब से। मतलब जो सामान्य कारोबारी हैं उनका अगर टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यानी कि जो नॉर्मल कर्मचारी हैं, कारोबारी हैं, उनको तब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है जब उनका सालाना टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है। अभी कह रहे हैं कि विशेष राज्यों को छोड़कर बचे हुए सभी राज्यों को सामान्य राज्य माना गया है। जैसे कि भी कोई यूनियन टेरिटरी वगैरह होते हैं ना, जो केंद्र शासित प्रदेश वगैरह होते हैं, जैसे विशेष राज्यों के कारोबारियों को 20 लाख रुपए के टर्नओवर होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। जैसे मैं राजस्थान में हूँ तो राजस्थान में 40 लाख है। अगर मैं दिल्ली में होता, या जैसे जो विशेष राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन सब में जो लिमिट है 20 लाख टर्नओवर है सालाना। मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर हो गया है और वो इस राज्य में अगर आप आते हो तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अगर इसके अलावा अगर आप दूसरे राज्यों में हो तो आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख से ऊपर होगा, तभी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपका अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ खास तरह के बिजनेस पर भी बिना टर्नओवर के रजिस्ट्रेशन लगता है। मतलब कि अगर आपका टर्नओवर मान लो कि 10 लाख भी है, 5 लाख भी है, और अगर आप विशेष बिजनेस में आते हो, विशेष कैटेगरी में आते हो, तब भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इंटर स्टेट सप्लायर्स, जो लोग सामान या सेवाओं की दूसरे राज्यों को बिक्री करते हैं, उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होता है, भले ही उनका टर्नओवर कितना ही कम क्यों ना हो। मान लो कि मैं राजस्थान में हूँ और मैं दूसरे राज्य में माल यानी दिल्ली में माल मैं बेचता ही रहता हूँ, मेरा काम ही माल दिल्ली जाके ही बेचने का है, तो उस सिचुएशन में मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि मेरा टर्नओवर कम है या नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। दूसरा, कैजुअल व्यापारी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो लोग बिना किसी निश्चित स्थान के अलग अलग राज्यों में जाकर सीजन में कारोबार करते हैं, उन्हें एक बार में 90 दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है, जिसके बाद में आगे भी बढ़वाया जा सकता है।
मतलब कि कुछ कारोबारी ऐसे होते हैं जो जगह जगह जाके, अलग अलग राज्यों में जाके, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके क्या करते हैं, वो अपना माल बेचते हैं। ठीक है ना, वो क्या करते हैं, अपना गाड़ी वगैरह, ट्रक में, टेम्पो में, किसी में भी गाड़ी माल लोड कर लेते हैं और सीजन बाई सीजन क्या करते हैं, जब भी सीजन होता है वहाँ पे माल जाके अपना बेचते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उनको 90 दिन का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन मिलता है। उसके बाद वो उस रजिस्ट्रेशन को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो उस सिचुएशन में भी उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फिर आ रहा रिवर्स और जीएसटी वसूलने में, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम। तो सामान्य रूप से जीएसटी में टैक्स वसूलने का जिम्मा सामान या सेवा बेचने वाले का होता है। मतलब जो वस्तु बेच रहा है उसका लायबिलिटी होती है कि वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स कस्टमर से वसूल करके पे करेगा। लेकिन कुछ खास तरह के मामलों में जीएसटी वसूलने का जिम्मा उस कारोबारी का होता है जो कि माल या सेवा खरीद रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? भाई जो बेच रहा है वो तो टैक्स देता है गवर्नमेंट को, कस्टमर से कलेक्ट करके। बट कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि भाई हमें गवर्नमेंट को पैसा तब देना पड़ता है जो व्यक्ति खरीद रहा है, जो खरीद रहा है वो गवर्नमेंट को पे करेगा। समझ में आ रही है? ये उल्टे हिसाब से जीएसटी वसूलने को रिवर्स चार्ज या आरसीएम कहते हैं। रिवर्स जीएसटी वाले कारोबारियों को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। ठीक है। फिर एक क्या कह रहा है, रजिस्टर्ड कारोबारियों के एजेंट, एजेंट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। जीएसटी में रजिस्टर्ड किसी कारोबारी के एजेंट के रूप में काम करने वाले कारोबारियों को भी जीएसटी लेना अनिवार्य होता है। मान लो कि भी कोई एजेंट है जो माल का सप्लाई कर रहा है, जो माल बेचता है, जगह जगह पे जाके एजेंट का काम करता है, उसको भी अपना जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अर्थात किसी एक हेड ऑफिस या क्षेत्रीय केंद्र की ओर से माल की खरीद करके कई अलग अलग सेंटरों से सामान बेचने वाले कारोबारियों, डिस्ट्रीब्यूटर को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। इन्हें इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं क्योंकि ये जीएसटी का भुगतान करने के लिए हेड ऑफिस को मिले इनपुट क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां ऐसी होती है या कुछ क्षेत्रीय केंद्र ऐसे होते हैं, इनका हेड ऑफिस वगैरह जो होता है वो क्या करते हैं, अलग अलग सेंटरों में जाके सामान बेचते हैं। ठीक है ना, तो उनको भी क्या होता है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होता है। जो अलग अलग सेंटरों में जाके क्या करते हैं, सामान को बेचते हैं, उनको अपन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। फिर आ जाती है कुछ ई कॉमर्स कंपनियां, जैसे आपको पता ही होगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, मंत्रा, इंडिया मार्ट। इनको भी क्या होता है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है, भले उनका टर्नओवर कम है या नहीं है। ठीक है ना। फिर आ जाता है एग्रीगेटर्स, जैसे अपनी वेबसाइट या पोर्टल पर लिंक के माध्यम से दूसरी कंपनियों की सर्विसेज या प्रोडक्ट तक ले जाने वाली कंपनियों को एग्रीगेटर कहते हैं। मतलब आपने क्या करा है, किसी एक लिंक पे क्लिक करा है, कोई एक लिंक रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑनलाइन पे कि भाई इसको आप बाय कीजिए, इसको आप खरीदिए। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो उस कंपनी की क्या होती है, वेबसाइट वगैरह खुल जाती है। तो उस वेबसाइट पे ले जाने वाली जो कंपनी है जिसने लिंक पे क्लिक करने के लिए अनुमति दी है, तो वो उस कंपनियों पे भी क्या होता है ना, उन कंपनियों को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। ऐसी कंपनियां दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट की विशेषता बताती है, तुलना में पेश करती है, खरीदने के लिए लिंक उपलब्ध करवाती है, जैसे पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार, ओला, उबर, ये सब क्या होती है ना, एग्रीगेटर्स कंपनियां होती हैं। ठीक है ना, जो क्या करती हैं, दूसरी कंपनी को क्या करती हैं, कस्टमर्स वगैरह उपलब्ध करवाती हैं। ठीक है, और उनको प्रोडक्ट वगैरह खरीदने के लिए क्या करती हैं, एक प्लेटफॉर्म देती हैं। ठीक है ना, तो वो सारी कंपनियां क्या होती हैं, एग्रीगेटर्स कंपनियां होती हैं। उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाता है अगर आप इस प्रकार की सर्विसेज वगैरह दे रहे हो। फिर आ जाता है OIDAR सर्विस देने वाली कंपनियां। अब इनका फुल फॉर्म क्या है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस। ठीक है, मतलब ये दूसरे किसी देश से इंटरनेट या नेटवर्किंग के माध्यम से सेवाएं देने वाली कंपनियां होती हैं। जैसे कि भी जो ऑनलाइन कोर्स करवाती हैं, म्यूजिक के वीडियोस वगैरह होते हैं, मूवीज़ वगैरह होती हैं, ई बुक वगैरह होते हैं, क्लाउड सर्विस, डेटा स्टोरेज वगैरह होती हैं। ये जो सारी कंपनियां जो हैं, जो क्या करती हैं, किसी दूसरे देश से इंटरनेट वगैरह या नेटवर्किंग के माध्यम से हमें सर्विस वगैरह दे रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उन कंपनियों को भी क्या होता है ना कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। मान लो कि भाई जो कंपनी है वो दूसरे देश में बैठी है और वो दूसरे देश में बैठे बैठे अगर मान लो वो सर्विस वगैरह दे रही हैं, ये सब चीज़ें, तो उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो
अगर आप उस जीएसटी के दायरे में नहीं भी आते हैं, अगर आपका टर्नओवर भी कम है, तब भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाता है। चाहे आपका टर्नओवर हो या ना हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। अगर आप इस प्रकार की सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट हमारा क्या टॉपिक है कि भाई जीएसटी रिटर्न के प्रकार और किसे कौन सा भरना पड़ता है, मतलब किसको कौन कौन सा जीएसटी भरना पड़ता है। GSTR1, GSTR3B, GSTR4, कौन सा डीलर, कौन सा कस्टमर जो है उसको किस प्रकार का टैक्स भरना होता है, वो हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि पहला आ रहा है GSTR1। GSTR1 कह रहा है कि भाई सभी सामान्य जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले कारोबारी और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को यह रिटर्न दाखिल करना पड़ता है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन वाला हो, ठीक है ना, जैसे कि भाई जिसने रेगुलर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसको GSTR1 भरना होता है। जिन्होंने जीएसटी की क्वार्टरली रिटर्न फिलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस अपने रखी है, उन्हें हर तिमाही यानी कि क्वार्टरली रिटर्न GSTR1 भरकर जमा कराना पड़ता है। और जिन्होंने ये जो स्कीम है QRMP यानी कि क्वार्टरली रिटर्न फिलिंग नहीं अपना रखी है, उन्हें हर महीने GSTR1 रिटर्न फॉर्म भरकर जमा करवाना होता है। ठीक है ना, मतलब कि अगर आपको क्वार्टरली भरनी है, क्वार्टरली और मंथली, मतलब कि इसमें क्या होता है ना कि दो प्रकार की रिटर्न लगती है। कुछ कारोबारी ऐसे होते हैं जिनको मंथली रिटर्न भरनी पड़ती है और कई कारोबारी होते हैं जिनको क्वार्टरली रिटर्न भरनी होती है। तो 5 करोड़ से कम सालाना जिसका टर्नओवर वाले कारोबारी हैं उनको क्या होता है, इसमें छूट दी गई है। मतलब ये 3-3 महीने में अपनी रिटर्न लगा सकते हैं जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उसको मंथली रिटर्न ही लगानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो वो क्या करता है, हर तिमाही अपनी रिटर्न भरता है। ठीक है, और जिसने ये स्कीम नहीं अपना रखी है, ठीक है ना, मान लो उसने उसको ऑप्शन मिला था, मान लो कि भाई आप मंथली और क्वार्टरली दोनों हिसाब से भर सकते हो। तो अगर आपने मान लो मंथली चूज़ करी है, भले ही आप इसमें अवेलेबल हो, तब आपको GSTR1 ही फिल करना है और आप हर महीने आपको GST का जो रिटर्न है वो गवर्नमेंट को पे करना होता है। अब ये बोल रहा है भाई GSTR2 और GSTR3 ये दोनों फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। इसमें क्या बता रहे हैं, GSTR2 में हर महीने खरीदारों का विवरण भरा जाता है और GSTR3 में हर महीने बिक्रियों और यानी कि परचेजिंग और सेलिंग दोनों का संक्षिप्त विवरण देना पड़ता है। ये दोनों क्या कर रखा है, अभी फिलहाल में गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। उसकी जगह उन्होंने 3B दे दिया है कि सभी GST रजिस्टर्ड सामान्य कारोबारियों को GSTR1 से पहले GSTR3B को भरकर जमा कराना पड़ता है। इस रिटर्न फॉर्म में कारोबारियों को अपनी खरीद और बिक्री का मोटा मोटा संक्षेप में विवरण देना पड़ता है। साथ ही चुकाए गए टैक्स और इस्तेमाल की गई इनपुट, क्रेडिट और टैक्स देनदारियों के बारे में भी जानकारी देनी पड़ती है। मतलब कि भी GSTR1 भरने से पहले हमें GSTR3 भी भरना पड़ता है, जिसमें हम हमारी परचेजिंग और सेलिंग दोनों को मोटे मोटे छोर पर दिखाते हैं। ठीक है ना, और इसमें जो भी हमने टैक्स पे किया है, जो भी टैक्स क्रेडिट वगैरह है या जितना भी हमें पे करना है वो सारी हमें भरनी होती है। ठीक है ना, जिन लोगों ने GST की QRMP यानी कि क्वार्टरली जो रिटर्न है उसको स्कीम को अपना रखा है, उन्हें हर तिमाही के कारोबार के लिए फॉर्म GSTR3 भी भरकर जमा कराना पड़ता है। वहीं जिन लोगों ने इस स्कीम को नहीं अपना रखा है उसे हर महीने जो ये रिटर्न है GSTR3B की भरनी पड़ती है। फिर GSTR4 कौन भरेगा, जीएसटी के तहत कंपोजिशन स्कीम वाले कारोबारियों को प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में ये रिटर्न फॉर्म यानी कि GSTR4 भरकर जमा कराना पड़ता है। मतलब कि जो कंपोजिशन डीलर है, कंपोजिशन स्कीम वाले हैं, उनको GSTR फॉर्म जो है 4 नंबर भरना पड़ता है। ठीक है, इसमें आपको अपने कारोबार के सारे नहीं जमा करनी होती है, इनका झंझट खत्म हो जाता है। बस आपको अपने टर्नओवर के हिसाब से जो फिक्स रेट है वो आपको गवर्नमेंट को GST का टैक्स देना होता है। मतलब कंपोजिशन वाला क्या करेगा, वो सिर्फ टोटल टर्नओवर का 3 महीने का जितना भी उसने माल सेल किया है उसका ही वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को एक फिक्स रेट के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा। ठीक है, GSTR4 ने शुरुआती दौर में निर्धारित किए गए GSTR9A का स्थान ले लिया है। मतलब पहले GSTR9A भरा जाता था, कंपोजिशन स्कीम के लिए फॉर्म भरा जाता था, अब GSTR4 ने उसका स्थान ले लिया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 तक कंपोजिशन कारोबारियों के सालाना रिटर्न के रूप में होता था। ठीक है, पहले GSTR4 को हर तिमाही में भरना पड़ता था, जिसकी
जगह पर अब कंपोजिशन 8 के नाम से नया फॉर्म लागू कर दिया गया है। मतलब जब GSTR फॉर्म 4 था, वो उसमें क्या होता था ना कि जो कारोबारी था वो 3-3 महीने में जो था वो रिटर्न भरता था। अब उसकी जगह किसने स्थान ले लिया है? कंपोजिशन 8 नामक फॉर्म ने ले लिया है। मतलब अगर हमें कंपोजिशन की फर्म की अगर हमें GST गवर्नमेंट को पे करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सालाना गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, वो भी कंपोजिशन 8 फॉर्म भर के। ठीक है, अभी क्या है कि 1.5 करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को GST में कंपोजिशन स्कीम लेने में, मतलब कि अगर किसी कारोबारी का टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर अंदर है, ठीक है ना, तो वो इस स्कीम का फायदा उठा सकता है, वो इस कंपोजिशन में इस स्कीम को चूज कर सकता है। ठीक है ना। सिर्फ सेवा क्षेत्र में कारोबार करने वाले सर्विस प्रोवाइडर जो हैं उनका जो है वो 50 लाख सालाना टर्नओवर, तभी वो उसको क्या करते हैं? कंपोजिशन में छूट दिया अपनाएगी। मतलब अगर आप सर्विस प्रदाता हैं तो उसकी आपकी छूट है 50 लाख। तो अगर आपकी 50 लाख तक की टर्नओवर है तभी आप कंपोजिशन स्कीम चूज कर सकते हो। अगर आप गुड्स वगैरह सप्लाई करते हो तो आपका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर अंदर ही होना चाहिए। ठीक है। फिर आ जाता है GSTR 5 और GSTR 5A। ये कह रहा है कुछ नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर की ओर से भारत में कारोबार करने पर GST में रजिस्ट्रेशन लेना है, उन्हें हर महीने रिटर्न GSTR 5 दाखिल पड़ता है। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, कंपनी विदेशी व्यापारी हैं, उनको GSTR 5 या GSTR 5A फिल करना पड़ता है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए। इसी तरह विदेश में इंटरनेट या नेटवर्किंग के माध्यम से सेवाएं देने वाली कारोबारियों को हर महीने GSTR 5 रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इन्हें ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस कहते हैं, जैसा कि म्यूजिक, वीडियो, मूवी, बुक, ऑनलाइन कोर्सेज, क्लाउड सर्विस आदि विदेशी कंपनियां होती हैं, उनको GSTR 5A रिटर्न भरना पड़ता है। ठीक है ना। फिर आ जाता है GSTR 6। किसका होता है? जो डिस्ट्रीब्यूटर या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, है ना, उनको क्या करना पड़ता है? GSTR 6 जो है इन्हें गवर्नमेंट पे करना होता है। और GSTR 7 में सिस्टम में जिन व्यक्तियों और संस्थाओं को अपने भुगतानों पर TDS काटने का अधिकार है, जो व्यक्ति TDS काटना चाहे, TDS काटने का अधिकार ले रखा है, उन्हें हर महीने के हिसाब से रिटर्न फॉर्म में GSTR 7 भरकर जमा कराना पड़ता है गवर्नमेंट को। इसमें उन्हें हर महीने काटे गए TDS का विवरण देना होता है, साथ ही TDS देनदारी और TDS रिफंड देना होता है। मतलब जो कंपनी TDS वगैरह काटती है, ठीक है ना, उनको क्या करना होता है? GSTR 7 का जो फॉर्म है वो भरना होता है। ठीक है। इसमें उसको डिटेल भरनी होती है, देनदारी यानी कि लायबिलिटी, और जो उसको रिफंड करवाना है अपना TDS, उसकी जानकारी उसको, उसका सारा विवरण उसको उस फॉर्म में भरना होता है। फिर नेक्स्ट है GSTR 8। GST में रजिस्टर्ड ई-कॉमर्स कंपनियों को हर महीने अपने कारोबार में GST रेट में करना होता है। ठीक है। इनमें उन्हें अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से की गई सप्लाई के साथ वसूले गए TCS टैक्स कलेक्टेड सोर्स डिटेल भी देनी होती है। ठीक है। और GSTR 9 कौन भरेगा? GST में रजिस्टर्ड कारोबारियों को, यानी कि कंपोजिशन स्कीम को छोड़कर जो रजिस्टर्ड हैं, जैसे जो रेगुलर कारोबारी हैं, हर वित्त वर्ष के बाद एक सालाना रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। मतलब कि जो रेगुलर डीलर हैं, ठीक है ना, जिसने रेगुलर स्कीम चूज कर रखी है, वो हर महीने तो टैक्स भरते ही भरते हैं, यहाँ हर क्वार्टरली तो टैक्स भरते ही भरते हैं, बट उनको साल में एक बार GSTR 9 नाम से भी क्या करता है? एक फॉर्म दाखिल करना पड़ता है, जो पूरे साल भर का एक बार में ही होता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? साल भर की खरीद और जो बिक्री होती है, इनकी पूरी की पूरी जानकारी, टैक्स भुगतान की डिटेल देने पड़ते हैं। ठीक है ना। साल भर या जो मासिक या क्वार्टरली होते हैं उनका ये होता है। मतलब कि अगर आपने कोई मंथली क्वार्टरली भरी है, जो रिटर्न भरी है, उनका मिलना जुला जो रूप होता है वो GSTR 9 होता है। मतलब कि जो व्यापारी होता है उसको साल में मंथली अगर वो भरेगा तो 12 रिटर्न तो वो भरेगा ही भरेगा, साथ में उसको एक एनुअली भी रिटर्न भरनी होती है। ठीक है ना। वैसे ही जो क्वार्टरली भर रहा होता है उसको बाद में एक ईयरली एक साल भर की 31 मार्च को उसको लगानी होती है। जो भी डेट 31 मार्च है जो भी है वो आपको लगानी पड़ती है। ठीक है ना। तो ये सारे हमारे GST के जो कैटेगरी है, किसको कब GST का फॉर्म भरना पड़ता है, वो मैंने इस टॉपिक में बता दिया है। ठीक है। तो ये सारा हमारा GST का टॉपिक जो था वो कवर हो चुका है। ठीक है। इसमें एक टॉपिक जो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो GST में रेगुलर और जो कंपोजिशन डीलर होते हैं, है ना, उनको क्या बेनिफिट मिलता है, कंपोजिशन वालों को क्या बेनिफिट है, रेगुलर वालों को क्या बेनिफिट है, वो मैं बता देता हूँ। देखो GST नंबर तो दोनों के पास होते हैं। ये GST नंबर होता है,
जिसका जो स्टार्टिंग का जो 2 डिजिट होते हैं वो आते हैं स्टेट कोड, कि वो जो व्यापारी है, जो कारोबारी है, वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। आगे के जो 10 डिजिट होते हैं वो आते हैं उसके पैन नंबर, यानी कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो ओनर होता है, मालिक होता है, उसको जीएसटी नंबर देना पड़ता है, सॉरी पैन नंबर देना पड़ता है। तो पैन नंबर से क्या होता है, उसका जीएसटी नंबर बन के आता है, ठीक है ना। और आगे के जो 3 डिजिट होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो, ठीक है ना। तो ये टोटल जो है हमारा 15 डिजिट का हमारा जीएसटी नंबर होता है, ठीक है। ये रेगुलर और कंपोजिशन दोनों के पास होता है। तो कैसे पता चलेगा कि सामने वाली पार्टी रेगुलर है कि डीलर है? देखो, अगर सामने वाली पार्टी बिल में टैक्स लगा के दे रही है तो वो रेगुलर है, भले ही उसके पास जीएसटी नंबर हो, ठीक है। अगर वो टैक्स लगा के नहीं दे रहा और उसके पास जीएसटी नंबर है तो वो कंपोजिशन में आ जाता है, ठीक है। और रेगुलर वाला ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी माल भेज सकता है, कहीं पे भी माल की सप्लाई कर सकता है। बट जो कंपोजिशन होगा वो वहीं पे माल बेचेगा जिस राज्य में वो है, यानी कि अगर वो राजस्थान में है तो राजस्थान में ही माल भेजेगा, दूसरे राज्य में माल सप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तीसरा, रेगुलर वाला अपने बिल में टैक्स इनवॉइस या जीएसटी इनवॉइस लिख के देगा, मतलब जब वो बिलिंग देगा तो बिल के ऊपर टैक्स इनवॉइस या जीएसटी इनवॉइस लिखा हुआ होगा। बट ऐसा कंपोजिशन वाले के लिए नहीं होता। कंपोजिशन वाला क्या करता है, अपने बिल में सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई लिख के देता है, ओनली बिल ऑफ सप्लाई। और ये भी लिखा हुआ होता है कि भी कंपोजिशन डीलर हैज़ नॉट एलिजिबल टू कलेक्टेड टैक्स, मतलब कि ये कंपोजिशन डीलर वाला व्यक्ति फर्म जीएसटी का टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट, कि भाई रेगुलर वाले को आईटीसी मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, बट कंपोजिशन वाले को आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। वो उसको आईटीसी क्लेम करने का कोई राइट नहीं है, या सामने वाली पार्टी से टैक्स कलेक्ट करने का भी उसको कोई राइट नहीं होता है। वो सिर्फ अपनी बिलिंग में नॉर्मल एंट्री करके देगा, पार्टी टू सेल, अपना कमीशन, अपना मार्जिन ऐड करके दे देगा, ना कि वो सामने वाले पार्टी से टैक्स वसूलेगा। ये उसको राइट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा जीएसटी नंबर। अलग अलग स्टेट का अलग अलग जीएसटी कोड होता है, जैसे 07 दिल्ली का, 03 पंजाब, 09 यूपी, ठीक है ना। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग कोड होता है, तो उसी से हम पहचान जाते हैं कि जो माल आ रहा है वो दूसरे राज्य से आ रहा है या दूसरे राज्य को माल जा रहा है, ठीक है ना। तो बिल में देखते हैं हमें पता चल जाता है। तो ये कुछ हमारा जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक था, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको जीएसटी से रिलेटेड इस वीडियो में, एक ही वीडियो में मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।